दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपेक्षिकता के हिंदी वर्जन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम माइकलसन मॉडल प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम गैलीलियन निश्चलता क्या है तथा माइकलसन मॉडल प्रयोग क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले गैलीलियन निश्चलता। अब गैलीलियन निश्चलता क्या है? यदि एक निर्देश तंत्र S से किसी दूसरे निर्देश तंत्र S डैश में रूपांतरण करने पर कणों के निकाय की ऊर्जा तथा संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो तो निकाय गैलीलियन निश्चल कहलाता है। तो यहां पर निकाय की ऊर्जा तथा संवेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि हम निर्देश तंत्र S से S डैश में रूपांतरित होते हैं तो इस अवस्था में निकाय गैलीलियन निश्चल कहलाता है। माना S तथा S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। ये कोई कण है जिसका द्रव्यमान m1 है तथा ये कोई दूसरा कण m2 है। टक्कर से पूर्व निर्देश तंत्र S में m1 तथा m2 के वेग क्रमशः u1 तथा u2 है। अब ये दोनों कण आपस में जाकर टकराते हैं तथा टक्कर के पश्चात इनके वेग निर्देश तंत्र S में क्रमशः v1 तथा v2 हो जाते हैं। यदि इन्हीं कणों के टक्कर से पूर्व निर्देश तंत्र S डैश में वेग क्रमशः u1 डैश तथा u2 डैश हो तथा टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 डैश तथा v2 डैश हो तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के पूर्व कुल रेखीय संवेग टक्कर के पश्चात कुल रेखीय संवेग के बराबर होगा, अर्थात निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। अतः m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 प्लस m2u2 टक्कर से पूर्व निकाय का निर्देश तंत्र S में कुल रेखीय संवेग है। इसी प्रकार m1v1 प्लस m2v2 निर्देश तंत्र S में टक्कर के पश्चात निकाय का कुल रेखीय संवेग है। अब वेग रूपांतरण से u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस v, इसलिए u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v। इसी प्रकार u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v, v1 इक्वल टू v1 डैश प्लस v एवं v2 इक्वल टू v2 डैश प्लस v। अब इस समीकरण में हम u1, u2, v1 तथा v2 के मान रखें तो क्या होगा? u1 का मान u1 डैश प्लस v, u2 का मान u2 डैश प्लस v, v1 का मान v1 डैश प्लस v तथा v2 का मान v2 डैश प्लस v है। तो यह समीकरण होगी m1 इंटू u1 डैश प्लस v
प्लस m2 इंटू u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 इंटू v1 डैश प्लस v प्लस m2 इंटू v2 डैश प्लस v। अब यदि हम ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा, m1v प्लस m2v और यहां पर भी m1v प्लस m2v। तो m1v प्लस m2v से m1v प्लस m2v कैंसिल हो जाएगा और अब क्या बच जाएगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। So m1 u1 dash plus m2 u2 dash is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash। तो ये निर्देश तंत्र S डैश में रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार प्राप्त होता है। तो निर्देश तंत्र S में हमारा ये समीकरण था, वही समीकरण निर्देश तंत्र S डैश में ये हो जाता है। अतः रेखीय संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता है। तो u1 को u1 डैश से, u2 को u2 डैश से, v1 को v1 डैश से एंड v2 को v2 डैश से यदि हम प्रतिस्थापित करें तो हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाती है। अतः रेखीय संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है या नहीं। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर तथा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई टक्कर के पूर्व की ऊर्जा का वह भाग है जो टक्कर के पश्चात किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जैसे पिंड आपस में टकराएंगे तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, इसी प्रकार ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है। अतः टक्कर से पूर्व की कुछ ऊर्जा का भाग ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या अन्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हमने डेल्टा ई कहा है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार निर्देश तंत्र S में यह समीकरण हमें प्राप्त होगी। यह टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा एवं यह टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा है। चूंकि u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v, u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v, v1 इक्वल टू v1 डैश प्लस v तथा v2 इक्वल टू v2 डैश प्लस v है, तो इस समीकरण में हम u1, u2, v1 तथा v2 के ये मान रखें तो क्या होगा, हाफ m1 u1 डैश प्लस v होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश प्लस v होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v होल स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। अब यदि हम इन ब्रैकेट को खोलें तो क्या होगा, अभी हमको ये समीकरण मिली थी। अब जैसे आप ब्रैकेट को खोलोगे तो यहां से हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस u1 डैश v प्लस v स्क्वायर, तो ये आ गया, प्लस यहां से हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस u2 डैश v प्लस v स्क्वायर, सो u2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस u2 डैश v प्लस v स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डैश v प्लस v स्क्वायर, और यहां से हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर
प्लस ट्वाइस वी टू डैश वी प्लस वी स्क्वायर और डेल्टा ई एज इट इज। अब हाफ m1 वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 वी स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अब क्या बचेगा, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर जो यहां से आ गया प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर जो यहां से आ गया प्लस v अगर कॉमन लें तो यहां पर हमको क्या मिल रहा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो m1 u1 डैश v और यहां से m2 u2 डैश v। तो जैसे आपने v कॉमन लिया है सो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश और यहां से क्या आएगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, सो हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा ई, सो प्लस डेल्टा ई। अब क्या बच गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो m1 v1 डैश v प्लस m2 v2 डैश v। तो जैसे ही v हमने कॉमन लिया m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब चूंकि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम निश्चय रहता है इसलिए m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। सो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो अब क्या बचेगा, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा ई। तो हमको ये समीकरण प्राप्त हो गई है। अब निर्देश तंत्र एस में संवेग संरक्षण के नियम से हमें यह प्राप्त हुआ था तथा वेग रूपांतरण का उपयोग करके हमें यह समीकरण प्राप्त हुई है। अब यदि इन दोनों समीकरणों को देखें तो स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम निश्चय रहता है। अब माइकलसन मोर्ले प्रयोग। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। तो माइकलसन मोर्ले प्रयोग से पहले यह माना गया था कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अब हम प्रयोग द्वारा यह चेक करते हैं कि क्या वास्तव में माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। तो ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये उत्तल लेंस, ये अर्धविद्युत कांच की पट्टिका है तथा यह एक समतल कांच की पट्टिका है। तो समतल कांच की पट्टिका एवं अर्धविद्युत कांच की पट्टिका दोनों की मोटाई समान है तथा दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित हैं। अब यहां पर एक दर्पण M1 है और ये दूसरा दर्पण M2 है तथा एक दूरदर्शी इस उपकरण में और आवश्यक होती है। अब पहले हम माइकलसन प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं और उसके पश्चात हम माइकलसन मोर्ले प्रयोग करेंगे। तो यह प्रकाश स्रोत जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है वह उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है। चूंकि स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर है अतः उत्तल लेंस में से गुजरने के पश्चात प्रकाश किरणें समांतर हो जाती है। ये प्रकाश किरण समांतर हो गई है। ये प्रकाश किरण अर्धविद्युत कांच की पट्टिका पर आपतित होती है। चूंकि पट्टिका अर्धविद्युत है तथा 45 डिग्री के कोण पर झुकी है, समतल कांच की पट्टिका भी 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। चूंकि अर्धविद्युत कांच की पट्टिका 45 डिग्री के कोण पर झुकी है अतः इसमें से गुजरने के पश्चात प्रकाश आंशिक रूप से अपवर्तित होगा तथा आंशिक रूप से परावर्तित होगा। तो प्रकाश की वह किरण
जो अपवर्तित होती है वह समतल कांच की पट्टिका की ओर आपतित होती है। इस कांच की पट्टिका में से गुजरने के पश्चात यह प्रकाश किरण दर्पण M2 पर आपतित होती है। अब यह प्रकाश किरण दर्पण M2 से पुनः परावर्तित होती है तथा इस दिशा में गति करती है। यह समतल कांच की पट्टिका से गुजरने के पश्चात अर्धरजित कांच की पट्टिका पर आपतित होती है तथा इससे परावर्तित होने के पश्चात दूरदर्शी में प्रवेश करती है। कि प्रकाश किरण दूरदर्शी में प्रवेश कर गया है तथा वह प्रकाश किरण जो अर्धरजित कांच की पट्टिका से परावर्तित होता है वह दर्पण M1 की ओर गति करता है। तो यह प्रकाश किरण दर्पण M1 की ओर आपतित होती है। दर्पण M1 से परावर्तित होने के पश्चात यह पुनः अर्धरजित कांच की पट्टिका की ओर आपतित होती है। तो यह पुनः अर्धरजित कांच की पट्टिका पर आपतित हुई है। इस पट्टिका से अपवर्तित होने के पश्चात यह दूरदर्शी में प्रवेश करती है। इस प्रकार दूरदर्शी में एक प्रकाश किरण वह होती है जो कि दर्पण M1 से परावर्तित होकर आई है तथा दूसरी प्रकाश किरण वह है जो दर्पण M2 से परावर्तित होकर आती है। इन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य अतिव्यापन के फलस्वरूप हमें दूरदर्शी में वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ये फ्रिंजें व्यतिकरण प्रारूप के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। तो दूरदर्शी में हमें व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है या दूरदर्शी में हमें व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप दिखाई देता है। अब यदि समतल कांच की पट्टिका नहीं हो तो क्या होगा? चूंकि वह प्रकाश किरण जो अर्धरजित कांच की पट्टिका से परावर्तित हुआ था वह इस कांच की पट्टिका को दो बार पार करता है, एक बार ऊपर की तरफ जाते हुए और दूसरी बार नीचे की ओर आते हुए। परंतु यदि ये कांच की पट्टिका नहीं हो तो वह प्रकाश किरण जो इस कांच की पट्टिका से अपवर्तित होकर आगे आ गया था वह प्रकाश किरण पूर्णतः वायु में होगी। इस प्रकार अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होगा जो अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य होगा। इस अतिरिक्त पथांतर को हटाने के लिए हम अर्धरजित कांच की पट्टिका के समान मोटाई की एक अन्य कांच की पट्टिका काम में लेते हैं जो समतल कांच की पट्टिका है तथा दोनों पट्टिकाओं की मोटाई समान है तथा दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित हैं। अब ये पॉइंट ए, ये पी, ये क्यू और ये बी। अब माइकलसन मोर्ले प्रयोग में क्या होगा? अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो माइकलसन प्रयोग था या माइकलसन व्यतिकरण मापी द्वारा किया जाने वाला प्रयोग था। अब यदि माइकलसन मोर्ले प्रयोग की बात करें तो क्या होगा? माइकलसन मोर्ले प्रयोग में यह माना गया है कि यह संपूर्ण उपकरण गतिमान है। तो ये स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण है। यह प्रकाश किरण इस लेंस से गुजरने के पश्चात समांतर प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो जाती है। तो समांतर प्रकाश किरण इस अर्धरजित कांच की पट्टिका पर आपतित होता है। यहां पर हमने सुविधा के लिए समतल कांच की पट्टिका को नहीं दर्शाया है क्योंकि उपकरण गतिमान है, इसलिए ये दर्पण अपने इस स्थान से परिवर्तित होकर यहां पर आ जाता है। तो वह प्रकाश किरण जो इस अर्धरजित कांच की पट्टिका से परावर्तित होगा वह यहां से इस दिशा में गति करेगा। यह उपकरण विवेक से गतिशील है। तो परावर्तित प्रकाश किरण इस दर्पण M1 की ओर आपतित होती है तथा इस दर्पण से परावर्तित होकर नीचे की ओर आती है, परंतु इस दौरान प्लेट P अपने इस स्थान से
यहां पर पहुंच चुकी होती है तो ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तित होकर नीचे आया है और यहां से अपवर्तित होकर इस दूरदर्शी में प्रवेश करेगा। क्योंकि उपकरण गतिमान है इसलिए जब ये अर्धरचित कांच की पट्टिका यहां से यहां तक आई थी उस दौरान दूरदर्शी भी यहां से इस स्थान पर आ गया है। तो ये प्रकाश किरण अंदर की तरफ प्रवेश करती है या दूरदर्शी में प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट ए डैश जहां से प्रकाश किरण पुनः परावर्तित होकर नीचे आती है। अब इस दौरान दर्पण M2 भी अपने इस स्थान से गतिमान होकर यहां पर पहुंच जाता है। तो वह प्रकाश किरण जो कि इस अर्धरचित कांच की पट्टिका से अपवर्तित हुआ था वह प्रकाश किरण इस दर्पण M2 से परावर्तित होगी। तो यहां से परावर्तित होकर यहां दूरदर्शी में प्रवेश करेगी। तो ये पॉइंट बी डैश जहां से ये प्रकाश किरण परावर्तित होता है। सो दर्पण M1 की प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए पर थी और नई स्थिति हमें ए डैश पर प्राप्त हुई है और ये दर्पण M2 जो पहले बिंदु बी पर था वो अब बी डैश पर पहुंच चुका है। अब ये जो डायग्राम अभी हमने दिखाया था वही है। अब इस दूरदर्शी में दो प्रकाश किरणें प्रवेश करती है। इन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य अतिव्यापन के फलस्वरूप व्यतिकरण घटना होती है तथा व्यतिकरण के कारण हमें फ्रिंज प्रारूप प्राप्त होता है। माना c प्रकाश का वेग है, v पृथ्वी या उपकरण का वेग है, PA इक्वल टू PB इक्वल टू L। सो PA इक्वल टू PB इक्वल टू L अर्थात बिंदु P से दर्पण M1 तथा दर्पण M2 की दूरियां समान हैं। माना T1 प्रकाश पुंज द्वारा P से A डैश तथा A डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा समय है, जबकि T2 प्रकाश पुंज द्वारा P से B डैश तथा B डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा समय है। अब ये डायग्राम जो अभी हमने दिखाया था समय T1 की गणना। अब समय T1 की गणना कैसे करोगे? त्रिभुज PA' में सो PA' में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो क्या होगा? PA' स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OA' स्क्वायर और इससे PA' स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो PO इक्वल टू AA' है। सो PA' स्क्वायर इक्वल टू AA' स्क्वायर प्लस OA' स्क्वायर। अब PA' क्या होगा? प्रकाश किरण द्वारा t समय में चली गई दूरी। क्योंकि प्रकाश किरण c वेग से गति करती है इसलिए PA' इक्वल टू c इंटू टी। AA' t समय में उपकरण द्वारा तय की गई दूरी होगी। चूंकि उपकरण v वेग से गतिशील है इसलिए AA' इक्वल टू v इंटू टी तथा OA' इक्वल टू PA इक्वल टू L। तो यहां पर हम PA' की जगह CT, AA' की जगह VT एंड OA' की जगह L रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? C स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर T स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहां से हमें मिलेगा T स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। क्योंकि V स्क्वायर T स्क्वायर को हमने लेफ्ट में लिया है और उसके बाद में जैसे T स्क्वायर कॉमन लोगे तो T स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर और यहां से यदि हम T स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो T स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। या इससे T आ जाएगा T इक्वल टू L अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इसलिए T1 इक्वल टू 2T इक्वल टू 2L अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो अभी हमने T1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको दुगना कर दिया है
क्योंकि जितना समय प्रकाश किरण P से A' तक पहुंचने में लगी उतना ही समय A' से वापस P' तक आने में लेगी। इसलिए T1 इक्वल टू 2T इक्वल टू 2L अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब C स्क्वायर को कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2L अपॉन C 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर एंड 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो वो बन जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर पावर माइनस हाफ। अब द्विपद प्रमेय से यदि इस समीकरण को खोलें तो क्या होगा, ये घात गुणा में आ जाएगी। सो T1 इक्वल टू 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। चूंकि V का मान C की तुलना में अत्यंत कम है इसलिए T1 इक्वल टू 2L बाई C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर। तो उच्च घातों को नगण्य मानकर हम छोड़ देते हैं। सो T1 इक्वल टू 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर। नाउ समय T2 की गणना। अब T2 कैसे निकालोगे? P' दिशा में प्रकाश का वेग C माइनस V। सो P' दिशा में वेग C माइनस V है। चूंकि उपकरण तथा प्रकाश दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं एवं B' दिशा में प्रकाश का वेग। सो B' दिशा में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है जबकि उपकरण इस दिशा में गतिशील है इसलिए वेग हो जाएगा C प्लस V। अब T2 क्या है? P से B' तक तथा B' से P' तक प्रकाश किरण द्वारा पहुंचने में लगा समय। तो P से B' तक पहुंचने में लगा समय L अपॉन C माइनस V एवं B' से P' तक पहुंचने में लगा समय L अपॉन C प्लस V। तो T2 क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू L अपॉन C माइनस V प्लस L अपॉन C प्लस V। अब यहां से C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर को हम एलसीएम लें तो T2 क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हमने एलसीएम लिया और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2LC। अब यहां से C स्क्वायर को कॉमन लो। तो जैसे आप C स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऊपर 2LC है तो एक C कैंसिल हो जाएगा। सो T2 इक्वल टू 2L अपॉन C एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अब 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले लो या अंश में ले लो। सो T2 इक्वल टू 2L अपॉन C एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर पावर माइनस 1। अब द्विपद प्रमेय से यदि हम इस ब्रैकेट को खोलें तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सो T2 इक्वल टू 2L अपॉन C एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। चूंकि V का मान C की तुलना में अत्यंत कम है इसलिए उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर सो T2 इक्वल टू 2L बाई C एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। नाउ फ्रिंज विस्थापन। अब फ्रिंज विस्थापन कैसे निकालोगे? परावर्तन तथा अपवर्तन किरणों के मध्य समयांतराल वो क्या होगा? डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। अब T1 की वैल्यू ये थी, T2 का मान ये था, तो डेल्टा T निकालोगे तो 2L बाई C कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस 1 माइनस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। तो डेल्टा T इक्वल टू 2L अपॉन C एंड इन ब्रैकेट V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल कर दो तो डेल्टा T इक्वल टू L V स्क्वायर अपॉन C क्यूब। यदि उपकरण को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण होगी तथा अपवर्तित प्रकाश किरण
परावर्तित प्रकाश किरण होगी। इसलिए डेल्टा टी डैश इक्वल टू माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अतः डेल्टा टी टोटल इक्वल टू डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी डैश, सो एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब माइनस ऑफ माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, सो डेल्टा टी टोटल हो जाएगा 2LV स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब समयांतराल हमने निकाल दिया है, तो पथांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? पथांतर इक्वल टू वेग इंटू समयांतराल, सो डेल्टा इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी टोटल, सो एक सी कैंसिल हो जाएगा, सो पथांतर आ जाएगा 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक निर्दिष्ट बिंदु से गुजरने वाली फ्रिंजों की संख्या वो क्या होगी? डेल्टा एन इक्वल टू पथांतर अपॉन लेमडा। अब पथांतर का मान 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकाला था, सो फ्रिंजों की संख्या आ जाएगी डेल्टा एन इक्वल टू 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेमडा। माइकलसन मॉर्ले ने अपने प्रयोग में एल बराबर 11 मीटर लिया, लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम अर्थात 6000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश का उसने प्रयोग किया, V बराबर 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये सभी मान हम यहां पर रखें तो डेल्टा एन इक्वल टू 0.37, इस मान का फ्रिंज विस्थापन उपकरण द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अतः फ्रिंज विस्थापन ज्ञात करने की संभावना है। डेल्टा एन के इस मान से ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात किया जा सकता है, परंतु माइकलसन मॉर्ले को इस प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने ईथर माध्यम की कल्पना की थी और ईथर माध्यम की कल्पना करने पर हमें डेल्टा एन का मान 0.37 प्राप्त होता है, क्योंकि इस मान के फ्रिंज विस्थापन को उपकरण द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, परंतु माइकलसन मॉर्ले को इस प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रयोग का क्या परिणाम निकलता है? पृथ्वी तथा ईथर के मध्य सापेक्ष वेग 0 होता है, अर्थात v इक्वल टू 0। अतः ऐसा कोई भी ईथर माध्यम नहीं है जिसमें प्रकाश गति करता है। अतः प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में हमने ईथर माध्यम की कल्पना की थी, परंतु हमें कोई भी ईथर माध्यम प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रयोग को हम ऋणात्मक प्रयोग कहते हैं। सो फ्रिंज विस्थापन हमें कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहां पर हम हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। इस अध्याय में हमने गैलीलियन निश्चलता क्या है एवं माइकलसन मॉर्ले प्रयोग क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया है। इसी प्रकार हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।